नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पश्चिम बंगाल में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद बीजेपी में काफी आक्रोश है और इस हमले की पार्टी की ओर से निंदा भी की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधायक खजान दास ने इस घटना की घोर निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान खजान दास ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल सरकार की ओर से लोगों को उकसाया जा रहा है और इसका जवाब आगामी चुनाव में पश्चिम बंगाल की जनता जरूर देगी। कुल मिलाकर के जो पश्चिम बंगाल में जो घटना घटित हुई है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितनी भी निंदा करनी चाहिए वो बहुत ही कम है, क्योंकि एक जिम्मेदारी के तहत मुख्यमंत्री ने जिस तरह से जो वहाँ पे जो कुछ हुआ और जो घटित हुआ है उसके सीधे सीधे जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पर जाती है, उनके कानून व्यवस्था पर जाती है। राजनीतिक दल अपनी बात करेगा और सभी राजनीतिक दलों का यहाँ पे ये हिंदुस्तान है, लोकतंत्र है, सबका स्वागत होता है। किंतु जिस तरह से जो दुर्व्यवहार उन्होंने किया, जिस तरह से पत्थर वर्षा की गई, ये निंदनीय है। और मुझे लगता है कि ममता जी के पांव वहां उखड़ रहे हैं, अब वो जमीन उनकी खिसक रही है। इसी के निमित्त अब इस तरह की निंदनीय कार्रवाई वो करने जा रही है, लोगों को उकसाने का काम कर रही है। इसका जवाब आने वाले चुनाव में पश्चिम बंगाल की जनता ममता जी को देगी। कोरोना संक्रमण की वजह से फरवरी महीने के बाद अब 14 दिसंबर को 9 महीने बाद देहरादून नगर निगम बोर्ड बैठक होने जा रही है और बोर्ड बैठक से पहले देहरादून मेयर ने बीजेपी के सभी पार्षदों के साथ एक बैठक की, जिसमें बोर्ड बैठक में शामिल किए जाने वाले मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। और इस बार की बोर्ड बैठक में 2 मुख्य चीजों पर नगर निगम का फोकस रहेगा। स्वच्छता सर्वेक्षण में अव्वल आने के लिए किस तरह से आगे काम किए जाने हैं, इसके साथ ही देहरादून में पॉलीथीन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध को लेकर भी शासन स्तर से अनुमति लेने की पूरे कोशिश जो है वो की जाएगी, प्रस्ताव भी रखा जाएगा। कि 14 तारीख को बोर्ड बैठक है और बोर्ड बैठक के लिए हमारे पार्षद भाजपा पार्षद दल की एक बैठक थी, जिसमें सभी बिंदुओं पे चर्चा की गई कि शहर के विकास के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। उन विषयों पे चर्चा हुई है और आगामी जो हमारी बैठक हो उसमें विकास का खाका यहाँ पर खींचा गया है। बाकी 14 तारीख को जो बोर्ड बैठक होगी उसमें सब सारे विषय वहाँ आ जाएंगे। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से की गई घोषणाओं पर कांग्रेस ने हमला बोल दिया है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश के मुखिया को खुद मालूम नहीं है कि उन्होंने कितनी घोषणाएं की हैं। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि सीएम ने 2500 से ज्यादा घोषणाएं की हैं, उसमें से आधी भी अभी तक पूरी नहीं हो पाई। जोशी ने कहा कि सरकार में इच्छा शक्ति की कमी है, नौकरशाही हावी है, नौकरशाह एक दूसरे की नहीं सुन रहे हैं और इसके अलावा सरकार के मंत्रियों की भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब बोलो। प्रचंड बहुमत की सरकार के मुखिया की 2500 से ज्यादा तक घोषणाएं अभी तक की है, लेकिन उसमें से आधी घोषणाएं भी पूरी नहीं हुई। 1000 के लगभग की घोषणाएं भी पूरी नहीं हुई। 500 से अधिक घोषणाएं ऐसी हैं जिनमें अभी तक काम ही शुरू नहीं हुआ है। और निश्चित रूप से आप ठीक कह रहे हैं, सरकार में इच्छा शक्ति की कमी है, काम करने का तरीका नहीं है, नौकरशाही हावी है और नौकरशाही एक दूसरे की नहीं सुन रही। आप देख रहे होंगे मंत्रियों के क्या हाल है, मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना हो रहा, मुख्यमंत्री जी के क्या हाल है। मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री की घोषणाएं पूरी नहीं हो रही हैं, जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं उन पर नौकरशाही अमल नहीं कर रही है, तो इसका मतलब सीधा है कि नौकरशाही इस प्रदेश में हावी है। और मंत्रियों की क्या हालत होगी, कौन मंत्रियों का कहना मान रहा होगा, ये सब आपके सामने होता है। चाहिए था कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं में सरकार अमल करती, नौकरशाही अमल करती, उनमें से जितनी घोषणाएं वो सब पूरी होनी चाहिए थी, लेकिन कहीं उसमें कोई ध्यान नहीं है। न मुख्यमंत्री का ध्यान है
मुख्यमंत्री को खुद पता नहीं है कि मैंने कौन सी घोषणा की है, किसमें काम होना है, किसमें कितना काम हुआ है, कितना काम बच गया है, या किन घोषणाओं में अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। एक भी घोषणा की अभी तक मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक तो नहीं बुलाई, अपने विभागों की समीक्षा। तो लालकुआं विधानसभा के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और एएसी विभाग के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने भी आगामी 2022 के विधानसभा चुनावों में मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही बताया है और इसमें आम आदमी पार्टी की कोई भूमिका नहीं है। एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस नैनीताल एएससी विभाग के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने कहा कि विधानसभा चुनावों में चेहरा मुख्य होता है और इसमें आप कहीं भी नहीं है और प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। लोग पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर विश्वास करते हैं। उनके नेतृत्व और जनता के सहयोग से कांग्रेस विधानसभा चुनावों में सत्ता में वापसी करेगी। देखो, आम जनता का जो रुझान है वो केवल कांग्रेस के साथ है, क्योंकि देख लीजिए आप, किसान से लेकर के मजदूर करके जो आज पेड़ों से हो रहा है, जो जनता आज रोड पे निकल रही है। पिछली बार तुम देखा होगा 8 तारीख को भारत बंद था और उसमें काफ़ी बढ़ चढ़ के लोगों ने, सारे संगठन लोगों ने समर्थन दिया और जो कंधा कानून जो था, इनका जो मूल वो था, वो कानून को विरोध में सभी लोग एक सड़क पर उतरे थे। रहा सवाल आम आदमी पार्टी का, वो कहीं ना कहीं नहीं है। आम आदमी पार्टी का जो हमारे जो यहाँ के जो इस तरीके से बोल रहे हैं, जो बयानबाजी कर रहे हैं, यहाँ की जो उत्तराखंड की भौगोलिक से लेकर के और यहाँ की जो पहाड़ी के एरिया से लेकर के, कहीं ना कहीं उनका उसमें कोई मतलब ही नहीं है। वो कहीं नहीं है, केवल अपना जड़ बैठाने के लिए कहीं ना कहीं अपना वो बयानबाजी कर रही है। किससे सीधा मुकाबला मानते हैं? हमारा सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से मानते हैं, लेकिन अब ऐसी हालत इस प्रदेश में हो गई है त्रिवेंद्र रावत सरकार में, जिन्होंने पूरे जो कर्मगार उसमें जो 400 करोड़ रुपए का घोटाला करा और छात्रवृत्ति का जो घोटाला है, कई घोटाले में सरकार फंसी हुई है। और तो जंगली जानवरों के साथ ही हाथी और गुलदार के आतंक से लोगों को निजात दिलाने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की खेती को भी बचाने के लिए थानो वन रेंज के रेंजर और एलएन डोभाल ने पहले यहां पर पहल करते हुए क्षेत्र के तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर फेंसिंग वायर लगाकर ग्रामीणों को राहत दी। रेंजर के इस प्रयास की क्षेत्र के ग्रामीणों ने तारीफ की और जंगली जानवरों के साथ ही हाथी और गुलदार के आतंक के कारण तमाम लोग जहां अपनी खेती के वजह से रूबरू नहीं हो पाते थे, यानी खेती नहीं वहां पर कर पाते थे, मुंह मोड़ चुके थे, तो वहीं मानव जीवन भी खतरे में पड़ा रहता था। देहरादून में वन प्रभाग के थानो रेंज में जो रेंजर हैं एलएन डोभाल, उन्होंने अपने प्रयासों से क्षेत्र के जंगलों में शुरुआती चरण में 12.5 किलोमीटर लंबी सोलर फेंसिंग वायर यहां पर जो वायर है वो लगवाई है और ईश्वर की जो ये वायर लगने से जंगल के हाथी आबादी क्षेत्र में नहीं आ पाएंगे और साथ ही साथ खेती का जो नुकसान होता था वो भी नहीं हो पाएगा। के अंदर अभी 12-13 किलोमीटर सोलर फेंसिंग का कार्य किया है, तो ग्रामीणों को इससे काफ़ी फायदा हुआ है। तब से ग्रामीणों या खेतों में कहीं हाथी की कोई शिकायत नहीं है। कहाँ हुई है ये रामनगर, कुड़ियाल, भोपाल पानी आदि कई क्षेत्रों में हमने सोलर फेंसिंग का काम किया है। देखो, जब से सोलर फेंसिंग का कार्य किया गया है, खेतों में हाथी नहीं जा रहे हैं। भाई जंगलों में तो स्वाभाविक है, हाथी का क्षेत्र है तो जंगलों में तो रहना ही है, लेकिन खेतों में या किसानों को कोई नुकसान नहीं हो रहा। हमारे पास अभी इस तरह की कोई शिकायत नहीं है। तो लक्सर के बीएएमएस डॉक्टरों ने आईएमए के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और प्रदर्शन कर रहे इन डॉक्टरों का कहना है कि आयुष डॉक्टरों को जो चिकित्सा यहां पर दी जानी चाहिए थी, मान्यता और ऑपरेशन करने का अधिकार देकर सरकार ने देहात क्षेत्र के लोगों को बड़ी सुविधा दी। उन्होंने कहा कि सरकार के निर्णय पर आईएएम का जो विरोध गैर कानूनी है और समाज विरोधी है। इन डॉक्टरों के अनुसार सर्जरी यानी जो शल्य क्रिया है वहां पर शुरुआत आयुर्वेद की देन है और शल्य क्रिया जो है वो बहुत ही अच्छी एक आयुर्वेद की देन है। चिकित्सा पद्धति से जुड़े हुए भारत के प्राचीनतम ग्रंथ सुश्रुत जो संहिता है, इसके लिए पूरा वर्णन उसके अंदर है। तो यही नहीं, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति अंग्रेजी दवाओं से ज्यादा कारगर और फायदेमंद भी है। आपको यह भी बताते चलें कि आईएएम जो चिकित्सक हैं उनके द्वारा बीएमएस चिकित्सकों को सर्जरी के अधिकार दिए जाने का विरोध लगातार किया जा रहा है।
एक बहुत बड़ा फायदा बीएमएस से होता है। देहात के अंदर, देहात से सिटी जो होता है 20-25 किलोमीटर होता है। देहात में किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो हार्ट अटैक वाला बीमार 20-25 किलोमीटर नहीं जा सकता, और केवल बीएमएस ही अपने यहाँ जा करके, अपने यहाँ रख करके उसकी चिकित्सा करता है, जिससे उसकी जान बचती है। और अगर रात को वहाँ चला जाए, उनके दरवाजे बंद मिलते हैं, और बंद होने की वजह से इतना दरवाजे में घूमते हैं सुबह तक, इतना पेशेंट का जो है हत्या हो जाती है और मर जाता है। वो फेल हो जाए, जिसकी जहाँ मर्जी वहाँ चिकित्सा कराए, आयुर्वेद से कराए या एलोपैथी से कराए या होम्योपैथी से कराए। हर अस्पताल में 3-3 विधाएं होनी चाहिए। फिर देखो भीड़ किसके पास रहती है कि हॉस्पिटल के पास कौन ज्यादा मरीज ठीक करता है। खुला खेल हो जाए एक बार को। तो काशीपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों में रुक रुक कर हो रही बारिश से मौसम बदहाल हो गया है और ठंड अचानक बढ़ गई है। तो बारिश का असर दूरदराज के गांव से आने जाने वाले जो ग्रामीण हैं इन पर पड़ते हुए दिख रहा है, क्योंकि यात्री बसों में वीरानी छाई हुई है। दिन भर रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए बिल्कुल यहां पर मजबूर नहीं किया है, यानी कि लोग अपने घरों के अंदर दुबक कर रह गए हैं और शहर में कई जगहों पर अलाव जलाने लगे हैं। बारिश से जहां बाजारों में सन्नाटा पसरा है, तो वहीं आमजनों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई है। दूसरी ओर इस बारिश से किसानों को राहत मिली, क्योंकि खुश्क हुई जमीनों को इस बारिश से गेहूं, मटर की फसल और सब्जियों को काफी ज्यादा लाभ पहुंचा है। वैसे यहाँ पर 5 बजे से बूंदाबांदी शुरू हो गई है, रुक रुक के बारिश हो रही है, पहाड़ों पे तापमान गिर गया है और कोरोना में वृद्धि होने की संभावना है। हमने देखा कि विदेशों में जहाँ भी ठंड का असर ज़्यादा है वहाँ पर कोरोना ज़्यादा है। तो इसलिए मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो खासकर काशीपुर और आसपास के निवासी और जो भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हो, कि वो बुज़ुर्गों का ध्यान रखें, मास्क का यूज़ करें, सैनिटाइज़र का सही यूज़ करें, मास्क को सही तरीके से पहने, और बुज़ुर्गों को इन दिनों थोड़ा सा घर पर रहने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा मेरा विचार। मैं ये बात कह देना चाहता हूँ कि ये बरसात हो रही है रुक रुक कर, अगर आप इसकी दूसरे पहलू की तरफ जाएं तो आज गेहूं को जो खुश्क हो चुकी थी ज़मीन है उसको इसका बहुत लाभ होने वाला है, मटर की फसल को इसका बहुत लाभ होने वाला है, और ज़मीन पर जो खुश्की थी सब्जियों के लिए वो भी उसका बहुत फ़ायदा हो रहा है। अब आप देखिए उस महामारी की तरफ आते हैं, उसका एकमात्र जब तक वैक्सीन नहीं आती उसका एकमात्र जो है नुकसान जो है वो ये है कि आप उसको सावधानी बरतें, 2 गज की दूरी बनाएं, मास्क लगा के रखें। सितारगंज में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल जिले के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक हुई है, जिसमें प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष राजकुमार भुट्टी और मुख्य रूप से यहां पर ये शामिल हुए। तो बैठक में नगर इकाई के आगामी चुनावों को लेकर व्यापक स्तर पर विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही व्यापार मंडल की सदस्यता को लेकर भी चर्चा की गई। जिलाध्यक्ष बुड्डी ने बताया कि नवीन सदस्यता कार्यक्रम के दौरान ही 3 दीवारें और छत स्वामी को व्यापारी के रूप में सदस्य यहां पर बनाया जाएगा, और चुनाव के दौरान विभिन्न फर्मों के स्वामियों को भी एक ही वोट डालने का अधिकार प्राप्त होगा। तो अधिवक्ताओं और ठेकेदारों की सदस्यता को इस बार प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने कहा कि व्यापार मंडल की सदस्यता 15 दिसंबर से 25 दिसंबर तक की जाएगी। दोबारा से वो बने हैं हम लोग, हमें जिम्मेदारी दी गई है पूरे जिले में दोबारा से सारे चुनाव कराए जाएं। पूरे प्रदेश में इस समय जब से नवीन व्यापार मंडल बना है, चुनाव हुए हैं, बीच में कोरोना की वजह से हम लोग थोड़े दिन रुके रहे। अब हम पूरे प्रदेश के हिसाब से, मेरे को जिलाध्यक्ष होने के नाते जिले की जिम्मेदारी है, पूरे जिले में चुनाव कराए जाएंगे, जिसमें किच्छा में सदस्यता समाप्त हो चुकी है। आज हम लोग सितारगंज में सदस्यता अभियान शुरू करने के संदर्भ में बैठक करने आए थे, और जिले से ही बुक्स सब आई हैं, पूरा बुकलेट वगैरह सारा सिस्टम आया है। वो सारा आपस में हम सब लोगों ने सहमति बनाई है कि 15 तारीख से यहाँ पर सदस्यता अभियान शुरू किया जाएगा। के लिए पिछला कार्यकाल समाप्त हो चुका है। आज जिले के व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के सम्मुख जो है यहाँ के चुनाव अधिकारियों की बैठक हुई है, और जिसमें ये निर्णय किया गया है कि 15 तारीख से जो है सदस्यता अभियान जो है किया जाएगा, जिस हेतु 14 तारीख को जो है घोषणा बाजार में करवा दी जाएगी, और उसके लिए 5 सेंटर जो है सदस्य बनाने के लिए 5 सेंटर खोले जाएंगे, जिससे कि जो है वहाँ पर सदस्य जो है बन सके। सदस्यता के लिए जो है वही व्यक्ति सदस्य बन सकेगा।
और सरोवर नगरी नैनीताल के मल्लीताल स्थित मेलरोज भवन में लगी भीषण आग ने आसपास के भवनों को भी अपनी चपेट में ले लिया है और आग इतनी भीषण थी कि इसकी लपटें दूर दूर तक देखी जा सकती थी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों को 2 घंटे से भी ज्यादा समय बीतने के बाद आग पर काबू पाने पर मुशक्कत जो है वो झेलनी तो पड़ी है, लेकिन फिर उसके बाद ही उनका प्रयास जो है वो कामयाब हो सका। तो गनीमत ये रही कि आग लगने से कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ। हालांकि आग लगने से मेलरोज भवन और उससे लगे 4 परिवारों का सामान पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। तो घने कोहरे के चलते होने वाली दुर्घटनाओं की बचाव के लिए तहसील प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है और एसडीएम पूरन सिंह राणा ने शुगर मिल प्रबंधन के माध्यम से मिल परिसर के वाहनों पर जो रिफ्लेक्टर है वो लगाने के लिए अभियान चलाया है, जिसके साथ ही वाहन चालकों को सावधानी बरतने और वाहनों को धीमी गति से चलाने के लिए आह्वान किया। इस अवसर पर एसडीएम पूरन सिंह राणा ने कहा कि घने कोहरे के चलते लक्सर में अक्सर ही दुर्घटनाएं यहां पर पेश आ रही हैं और इन पर रोक लगाने के लिए प्रशासन द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। इस मौके पर लक्सर शुगर मिल के महाप्रबंधक अजय खंडेलवाल और प्रशासनिक अधिकारी पंकज सक्सेना ने लोगों को यातायात के नियमों के बारे में भी अवगत कराया। उनके पालन करने की भी कोशिश वहां पर की गई। लोगों से अपील की गई जितने भी ट्रैफिक रूल्स हैं उनका पालन किया जाए। हम हर साल हर एक ट्रैक्टर ट्रॉली रिफ्लेक्टर लगवाते हैं। रीज़न ये है कि इस टाइम फॉग का सीज़न आ रहा है, दिसंबर का माह शुरू हो गया है, फॉग चालू हो जाएगा। फॉग चालू होने के बाद जो है सड़कों पे एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमारा ये पर्पज़ है कि भाई हमारे गन्ने की गाड़ियों से किसी का एक्सीडेंट ना हो। इसके लिए हम हर एक फार्मर्स को चाहते हैं कि उनकी ट्रॉली पर, ट्रैक्टर पर या टी कार्ड्स पर वो रिफ्लेक्टर ज़रूर लगे, जिससे कि कम से कम कोई भी एक्सीडेंट होने से बचा जा सके। विंटर सीज़न को देखते हुए, क्योंकि लक्सर काफ़ी लो लाइन एरिया है और यहाँ पे कोहरे की काफ़ी समस्या रहती है, जिससे कि वगैरह की संभावना रहती है। तो उसी को देखते हुए शुगर मिल स्टार्ट हो गई है। तो जीएम शुगर मिल के द्वारा जो रिफ्लेक्टर इत्यादि प्रोवाइड करवाए गए, तो जॉइंटली पुलिस को साथ लेकर उसको सभी ट्रैक्टर्स वगैरह में फ्रंट में एंड बैक साइड में लगवाया जा रहा है, जिससे कि लोगों को ट्रैफिक वगैरह में कोई परेशानी ना हो और कोई एक्सीडेंट इत्यादि की संभावना ना बने। तो देश की नामचीन संस्थान आईआईटी रुड़की के जो एसआरआईसी कार्यालय है, इसमें तैनात एक वरिष्ठ सहायक द्वारा अपने निजी बैंक खाते में डिपार्टमेंट के 1 करोड़ से ज्यादा धनराशि जमा करने के संबंध में रुड़की सिविल लाइन कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया यह भी जा रहा है कि उक्त कर्मी ने धोखाधड़ी से डिपार्टमेंट के 1 करोड़ से ज्यादा की धनराशि गलत तरीके से अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर ली है और जानकारी होने पर संस्थान ने एक समिति का गठन किया, जिससे जांच की जाएगी और आरोपों को सही पाया गया तो जिसके बाद उक्त कर्मी को भी निलंबित यहां पर किया गया है। तो फिलहाल रुड़की सिविल लाइन कोतवाली में उक्त आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आईआईटी के रजिस्ट्रार द्वारा एक थाने पर एक रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उन्हीं के संस्थान में कार्य करने वाले एक कर्मी धीरज कुमार उपाध्याय उनके द्वारा गबन करते हुए 13 ऐसे ट्रांजैक्शन किए हैं और अपने अकाउंट में 1 करोड़ 5 लाख रुपये से अधिक की धनराशि गलत तरीके से ट्रांसफ़र की है। इस संबंध विभाग की जांच की गई थी और उसमें उनको दोषी पाया गया था, उन्हें कार्यमुक्त भी कर दिया गया है। इसी धोखाधड़ी के संबंध में जो रजिस्ट्रार आईआईटी हैं उनके द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र के आधार पर अभी धीरज कुमार उपाध्याय के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। उनके द्वारा बताया गया है कि 13 बार के ट्रांजैक्शन में कुल 1 करोड़ से अधिक की धनराशि उनके द्वारा गलत तरीके से अपने अकाउंट में ट्रांसफर की गई है। तो हरिद्वार का गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का निर्माण ब्रिटिश सरकार के दौरान हुआ, जब भारत में लॉर्ड मैकाले और इनके द्वारा प्रतिपादित अंग्रेजी माध्यम की पाश्चात्य शिक्षा नीति के तहत शिक्षा दी जा रही थी और उस समय राष्ट्रीय विकल्प के रूप में राष्ट्रभाषा हिंदी के माध्यम से भारतीय साहित्य और भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति एवं साहित्य के साथ साथ आधुनिक विषयों की उच्च शिक्षा के अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया था और आज भी ये पहला स्वदेशी विश्वविद्यालय धर्मनगरी की शोभा बढ़ा रहा है। सन 1904 में शुरू हुआ ये पहला गुरुकुल
लगातार प्रभावित करता है लोगों को और गुरुकुल से प्रभावित होकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हरिद्वार पहुंचे और कुछ धनराशि गुरुकुल को दान दी और इसी भूमि से ही यहाँ पर ये जो महात्मा गांधी हैं वो उसी के नाम से जाने भी जाते हैं। और आपको ये भी बताते चले कि गुरुकुल के कुलपति जो रूप किशोर शास्त्री हैं, उन्होंने बताया कि इस विश्वविद्यालय का प्रमुख उद्देश्य जाति और छुआछूत के भेदभाव के बिना गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत अध्यापकों एवं विद्यार्थियों के माध्यम में ही निरंतर जो घनिष्ठ संबंध है वो स्थापित करना है। यानी कि जात पात की जितनी भी बातें हैं उन्हें दूर करने की भी कोशिश यहाँ पर की गई थी और इसकी स्थापना स्वामी श्रद्धानंद जी ने की थी। वहीं उन्होंने देहरादून में कन्याओं का गुरुकुल भी स्थापित किया था। प्रारंभ हुआ था, यही स्थली है जहाँ स्वामी श्रद्धानंद ने गुरु कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। स्वामी श्रद्धानंद जी के बाद अगर किसी ने संभाला फिर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को, वो थे आचार्य रामदेव जी, और उन्होंने इस गुरुकुल कांगड़ी को उनके बाद में चलाया। साथ ही साथ उन्होंने देहरादून में राजपुर रोड के पास ही कन्या गुरुकुल की भी स्थापना की। वो सन 1921 में उसकी स्थापना की थी। हम अगले वर्ष उसका शताब्दी वर्ष मनाने जा रहे हैं। तो वह भी एक ऐसा गुरुकुल है जो पूरे देश में पहली ऐसी संस्था थी कन्याओं की जो स्वामी आचार्य रामदेव जी ने उसकी स्थापना की थी। तो संतों ने हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ मेले पर यहां के मठ मंदिरों के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण की मांग की गई थी और सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस पर आश्वासन भी दिया था। लेकिन एक वर्ष बीतने के बाद भी संतों की इस मांग पर शासन की तरफ से कोई काम नहीं किया गया और इस जो कुंभ मेला है यहाँ पर प्रशासन के द्वारा बजट की कोई व्यवस्था नहीं की गई। तो कनखल में भगवान शिव की ससुराल सहित कई पौराणिक और सिद्ध स्थान हैं। संतों को उम्मीद थी कि कुंभ में आई हुई निधि से इन मठ मंदिरों का भी जीर्णोद्धार होगा और भैरव मंदिर के महंत कौशलपुरी महाराज ने सरकार से संतों की इस मांग पर जल्द संज्ञान लेकर कुंभ मेले से पहले सभी मंदिरों का सौंदर्यीकरण करने की भी मांग की। भव्यता और कुंभ मेले का संयोजक सभी कार्य संपन्न करें। कुंभ से पहले सब मठ मंदिरों का सौंदर्यीकरण किया जाए और सभी प्रशासन से अनुरोध है हमारा कि जल्दी से जल्दी कार्य संपन्न किया जाए। कुंभ मेला आगामी बस कुछ क्षणों में शुरू होने वाले हैं। सभी भक्त श्रद्धालु आने शुरू हो गए, तो उसकी पूर्णता भव्यता और कुंभ मेले का संयोजक सभी कार्य संपन्न करें। तो हरिद्वार के ज्वालापुर में भूमि का विवाद जिस तरह से पनप रहा था उस पर कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर अमल करते हुए प्रशासन द्वारा जमीन मालिक को कब्जा दिलाया गया। जमीन वापस लेने के लिए कोर्ट में मुकदमा ये लड़ रहे थे। शिव कुमार इनका नाम है और शिव कुमार ने बताया है कि पिछले 50 वर्षों से चल रहे विवादित मामले में कोर्ट के फैसले हमारे हक में आए हैं और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ कोर्ट के कर्मचारियों ने भी मौके पर जमीन पर वो पहुंचे हैं और मौके पर पूरा काम यहां पर किया। था सन 1972 से, तो ये यहाँ अवर न्यायालय जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है इसमें डिसाइड हुआ। ये शिव कुमार गुप्ता जी ज्वेलर्स इनके पक्ष में डिसाइड हुआ। फिर ये दूसरे पक्ष जो हैं ये हाई कोर्ट भी गए। ये प्रतिवादी पक्ष हैं, सरदार दलीप सिंह और शेर सिंह आदि ये जो हैं ये प्रतिवादी पक्ष हैं। इसमें कुल कितनी जमीन? ये मामला है 5500 वर्ग फीट का है और 5 विस्से पुख्ता। ये खतरा नंबर 2772 का मामला है। ये उसका मैटर है। नंबर बदल गया है इसका। नंबर अब हम नया नंबर उसका 940 बता रहे हैं हो गया है जो तहसील के रिकॉर्ड के अनुसार। कोर्ट ने क्या आदेश किया? कोर्ट ने आदेश किया है कि जो खसरा नंबर 2772 है जिसका नया नंबर 940 है उसके संबंध में रिपोर्ट तहसीलदार हरिद्वार से मांगी थी। वो रिपोर्ट उस पर है फाइल पे और उस रिपोर्ट के आधार पर ही न्यायालय ने इसमें आदेश किया है कि तहसीलदार हरिद्वार की जो रिपोर्ट आई है कागज संख्या 57C उसके अनुसार ही उत्तरी भाग पर 5 विस्से पुख्ता उस पर जो है डिग्रीदार ये शिव कुमार गुप्ता आदि हैं, राम कुमार गुप्ता, इनको कब्जा दिलाया जाए। तो खसरा नंबर की प्रॉपर्टी पे जिनमें एक खसरा नंबर का उत्तरी भाग मेन रोड से मिलता है और दूसरा इसके पीछे है पश्चिम दिशा में।
वो हमारे किराए उन्होंने किराए पर ली थी, वो किराएदार थे। पीछे वाली भूमि उन्होंने खरीद ली हमसे, बैनामा करा लिया हमारे पूर्वजों से, और आगे वाली रह गई। वो भी उन्होंने खरीदना चाहा लेकिन पैसे की व्यवस्था नहीं हुई, बात कर गए, जो कुछ भी हुआ बैनामा नहीं हुआ। सन 70 में इन्होंने कहा कि हम तो इस पर कब्जा करेंगे, तो इसका नोटिस दे दिया गया। नोटिस की मियाद 6 महीने ख़त्म हो गई। अल्टीमेटली सन 72 में स्टे का दावा। चलिए, उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए JK 24/7 न्यूज़।